नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? अनुमान और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपके परिवार में भी एकदम सुमंगल होंगे सब। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। और अपने इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस प्रकार कांग्रेस की एक बार कांग्रेस में टुकड़े हुए, टुकड़े होने के बाद वापस कांग्रेस में पुनर्स्थापना हुई इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। 1971 का चुनाव किस प्रकार होता है, कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत कर आती है। आज हम दो दृष्टि के दौरों से हम बात करेंगे। एक तो अपना 12th कक्षा का जो राजनीति विज्ञान है उसका छठा पाठ अपने भारतीय राजनीतिक बुक का, और दूसरी ओर से हम कुछ ऐसे भी तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो उससे बाहर भी है, लेकिन महत्वपूर्ण मेरा जो आज फोकस रहेगा वो विशेष तौर से रहेगा 12th की जो अपने एनसीईआरटी है उनका 12th कक्षा का छठा पाठ है। तो पिछले बार हमने बात की थी जिस प्रकार इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे को लेकर, या फिर जो गरीबों के पक्ष में काम करके इंदिरा गांधी जी ने जो जो काम किया, जिसके कारण गरीब जनता और जितने भी लोग थे वो पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जी को मत देकर, अपना आशीर्वाद देकर, मता आशीर्वाद देकर क्या किया, उनको जिताया। और अब आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया था कि धीरे-धीरे वही आशीर्वाद किसमें बदल गया, एक संकट में बदल गया। धीरे-धीरे लोगों को ऐसा क्या हो गया, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का मुँह देखना पड़ा, और इसके साथ ही 1975 तक आते-आते लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी संकट पैदा हो गया और इंदिरा गांधी जी को आपातकाल लगाना पड़ा। तो आज आपातकाल लगाना पड़ा या लगाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। खैर, कुछ लोग कहते, विपक्ष वाले कहते हैं कि लगाया गया, और इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि लगाना पड़ा। खैर, हम उसके पीछे की बैकग्राउंड को समझेंगे। आज हम बात करेंगे 1970 के दशक की। अ, मतलब हम इन बातों को 2 या 3 एपिसोडों में अलग-अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें ताकि हमें ठीक से समझ में आए और ऐसी क्या समस्याएँ हो गई थी जिसके कारण इंदिरा गांधी जी को ऐसा करना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा या लगाया गया, जो भी है इनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे। वैसे पाठ का नाम तो मैंने आपको बता दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या संकट, ये अपने पाठ का मुख्य बिंदु, पाठ का नाम तो ये है। अब देखो साथियों, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे ये भी कहा था कि 1971 में जिस प्रकार इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो उस समय लोकसभा के पहली बार ऐसा हो रहा था स्वतंत्र भारत में, लोकसभा का चुनाव 1 वर्ष पहले हो रहा था, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 1 वर्ष पहले ही भंग करने का राष्ट्रपति को आदेश किया और राष्ट्रपति ने लोकसभा को समय से पहले भंग करके चुनाव करवा दिए। अब देखो कि ज्यों ही चुनाव 1971 में हुए, तो फिर राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1972 में होने थे। 1972 में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो उसमें इंदिरा गांधी जी को भारी बहुमत मिला। अब भारी बहुमत मिलने का कारण क्या? हम सब जानते हैं कि 1971 के दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में पैदा किया, जिन्हें कहा जाता है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। खैर, ये सिचुएशन कैसे हुई, मैंने आपको पहले भी अपने पहले या पूर्व एपिसोडों में मैंने आपको बताया था, या हमने समझा था कि किस प्रकार 3 दिसंबर को पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाते हैं भारत के कुछ शहरों में, जिसमें अपना जोधपुर भी शामिल है। और इसके साथ ही और 16 दिसंबर तक आते-आते इंदिरा गांधी की सूझबूझ और हमारी सेना की जो शौर्यता और शक्ति के साथ, वीरता के साथ हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा ही लिया था। और इसके बाद आखिरकार जो उस समय के बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं या राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान है, उन्होंने उनको छोड़ भी दिया था। खैर, आज हम बात यहीं से शुरू करेंगे, शेख मुजीबुर रहमान से ही। और हमारी कहीं न कहीं इस पार्ट का या हमारा मतलब ये आपातकाल का लास्ट एपिसोड यहीं समाप्त होगा कि किस प्रकार ऐसा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ से थे? पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे। पूर्वी पाकिस्तान के नेता।
देखो 1970 में पहली बार पाकिस्तान में क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में बात ये की जाती है कि जो जीतेगा, मतलब जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी, वो देश का क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ज्यादा सीटें आवामी लीग को मिल गई। आवामी लीग किसकी पार्टी थी? शेख मुजीबुर आवामी लीग। ये किसकी पार्टी थी? ये शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। तो इसके बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इनकार कर दिया, हम इनको बनाने ही नहीं देंगे। पर फिर धीरे धीरे यहाँ क्या हो गया कि पूरी पूरी पाकिस्तान में गृह युद्ध का रूप ले लिया। पूरी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, क्योंकि ये बांग्ला भाषी थे, ये अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए विरोध आंदोलन कर रहे थे। तो हुआ क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, और अत्याचार इतना जुल्म बढ़ गया था कि दोनों देशों के या दोनों भागों के मध्य संबंध तो पूर्ण रूप से ही समाप्त हो गए। तो फिर इन संबंधों को तो समाप्त तो पहले ही कर दिया। तो इनके लिए या जो आंदोलन हो रहे थे पूरी पाकिस्तान में, उनको दबाने के लिए तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको क्या कर दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। अब नजरबंद कर दिया गया, उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश बन गया। और उसी समय सुगबुगाहट चल रही थी भारत और रूस के मध्य। 1970 में एक समझौता हुआ, और वो ऐसा शांति समझौता हुआ जिसमें कहा गया अगर भारत के ऊपर कोई युद्ध होगा तो वो रूस उसकी सैन्य सहायता भी देगा, अपना युद्ध समझेगा। अगर सोवियत संघ के ऊपर भी कोई युद्ध होगा तो वो भारत अपना युद्ध समझकर उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। और इनके ऊपर गोरबाचेव के हस्ताक्षर भी उस समय, तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष थे गोरबाचेव, और अपने भारत के थे, वो थे इंदिरा गांधी जी। फिर साथियों क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन युद्ध शुरू पहले भी हो सकता था, इसमें सोची समझी साजिश थी। मतलब भारतीय या इंदिरा गांधी युद्ध करना चाहती थी या नहीं चाहती थी, इस मामले में हम नहीं आएंगे। लेकिन उसी समय हम बात ये कर रहे हैं कि 1971 में जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय 1971 की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश से लगभग 80 लाख से अधिक शरणार्थी आए। 80 लाख शरणार्थी भारत आए। कितने शरणार्थी? 80 लाख शरणार्थी भारत आए, ये किताबी आंकड़ा बता रहा है। और आए 1 करोड़ से भी बाहर। और कुल जनसंख्या थी उस समय पूरी पाकिस्तान की 20 करोड़। अगर 20 करोड़ में से लगभग 1 करोड़, मान लीजिए कि 80 लाख शरणार्थी भारत में आ जाते हैं, और इन शरणार्थियों की पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी जी या तत्कालीन भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो इनके भोजन की व्यवस्था करवाएं। देखिए साथियों के कभी कभी संकट लाए नहीं जाते, संकट पैदा किए नहीं जाते, लेकिन संकट पैदा हो जाते हैं। तो पहली बात तो यही थी कि 1971 में बांग्लादेश के 80 लाख लोग आए शरणार्थी, उनको क्या किया, भोजन की व्यवस्था करवानी पड़ी। तो ये भी एक समस्या थी। लेकिन इस समस्या के ऊपर एक और समस्या आ गई 1972-73 में। अकाल पड़ गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या पड़ा? अकाल। ठीक है। नंबर 3, एक तो पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया। नंबर तीसरी बात क्या है? ठीक है, तीसरी बात है 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया। भारत को सहायता देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। 1972 और 73 के दशक में तेलीय पदार्थों में महंगाई, तेलीय पदार्थों में क्या हुआ? महंगाई। मतलब तेल के संदर्भ में महंगाई बढ़ गई, तेल के ऊपर। और बताया जाता तेल की महंगाई हो गई तो फिर वस्तुओं की भी महंगाई बढ़नी तय है। वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि। कीमतों में क्या हुआ? भारी वृद्धि। कीमतों में भारी वृद्धि। याद रखना साथियों, हुआ क्या था कि पहला तो 1971 में बांग्लादेश से 80 लाख शरणार्थी आए थे। खैर बांग्लादेश जीत भी गया था युद्ध। हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं आज। आज हम बात कर रहे हैं, और मैंने अपने पिछले एपिसोड में, अगर आपको इस युद्ध के बारे में भी समझना है तो आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। और उसमें
मैं सारा का सारा ये मैटर समझाया हुआ कि युद्ध में किसकी जीत हुई, किस प्रकार हमने युद्ध किए, क्या क्या रणनीति आपने, किस प्रकार 13,000 सैनिकों ने पाकिस्तान मतलब अपने प्रधानमंत्री जी आपने सेना के जनरल के आगे घुटने टेके थे, पाकिस्तानी सेना के जनरल निया जी ने। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब देखिए 1971 में एक तो शरणार्थी आ गए, शरणार्थियों का भार। दूसरा 1972 में पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया, जिसके कारण जो अनाज उत्पादन था उसमें 8% गिरावट आई। 8% गिरावट। ये थोड़े तथ्य याद करना, कभी कभार यूं सीधा ही प्रश्न पूछ ले। अनाज उत्पादन में कितनी गिरावट आई? 8%। इसके साथ ही 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका जो पहले भारत को सहायता दे रहा था वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बंद कर दिया। 1972-73 में तेलीय पदार्थों की वृद्धि हो गई, जिसके कारण मतलब कीमतों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में भी क्या हो गई? भारी वृद्धि हो गई। और ये सब कारण कहीं न कहीं भारत को क्या करने मतलब झकझोर दिया था। और दूसरा 1971 का ये लड़ाई तो थी। 1970 मतलब जो 71 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था वो तो था ही। तो इन सब कारणों से इंदिरा गांधी का जो नारा था गरीबी हटाओ, कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। अब गरीबी कैसे हटाई जाए? नहीं हटा सकते। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि देश में ज्यों ही महंगाई बढ़ी तो लोगों को लगा कि जो उनका नारा था गरीबी हटाने का, उस नारे का क्या हो रहा? उसके विपरीत तो गरीबी हट तो नहीं रही है, बल्कि गरीबी क्या है? गरीबी बढ़ रही है। गरीबी बढ़ रही है और बढ़ रही है। अब ये कैसे बढ़ रही है? अब देखिए, इतनी सी इस बात पर कि भाई गरीबी बढ़ रही है, हटने की बात है, लेकिन हट तो गरीबी नहीं रही है। गरीबी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इन बातों को देखते हुए और ने मतलब आंदोलन हुए अलग अलग जगहों पर, और जो विपक्षी लोग थे, विपक्ष में कांग्रेस वो भी साथ में थी, कम्युनिस्ट भी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सीपीआई वगैरह, जितनी भी मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी जिन्हें आज नक्सलवादी के नाम से जानते हैं, सारे के सारे गैर कांग्रेसवादी दल वगैरह सब एक साथ हो गए। और सब किसके विरुद्ध खड़े हैं? इंदिरा के विरुद्ध खड़े हैं। व्यक्तिगत वे मतलब व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन आलोचना पूरी राजनीतिक तरीके से सरकार की कर रहे हैं। अब हम इसके बाद समझेंगे आज साथियों अपने दो राज्यों के आंदोलन, एक गुजरात का और एक बिहार का, और एक समझेंगे आज रेल हड़ताल। इससे पहले हम समझेंगे वो समझेंगे अपने गुजरात का छात्र आंदोलन। किसका छात्र आंदोलन? गुजरात का। हाँ, फिर शेख मुजीबुर रहमान को वहां से छोड़ा गया, जो ही नए बना तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान भारत से होते हुए वहां गए और एक समझौता भी किया था भारत के साथ। और वे हमेशा समाज के विकास के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर उनका भी बल था। लेकिन वहां भी 1974 में सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि अकाल पड़ गया। तो उन्होंने गणतंत्र मतलब जो संसदीय शासन व्यवस्था थी उनको परिवर्तन करके प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था मतलब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी वहां पर भी। और इसके साथ ही आपातकाल की भी घोषणा कर दी। और अंततः आप सबको पता होगा कि 14 अगस्त, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सारी की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी, जिसके कारण वहाँ के जो सेना के जनरल थे उन्होंने अपने हाथ से जो शेख मुजीबुर रहमान है उनका इस्तीफा लिखा और जबरदस्ती उस इस्तीफे पे साइन करवाए और हस्ताक्षर करके फिर उनको मारा गया। उनके परिवार के एक एक सदस्य को चुनकर मारा गया। आपको पता होगा वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है अपने शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिनका नाम आपने अ, मैं ठीक ढंग से याद नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता होगा। तो वे उस समय यहाँ थे नहीं, वे इस समय मतलब बांग्लादेश थे नहीं, बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे, इसलिए वे बच गए। बाकी उस समय पूरे शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को क्या कर दिया था इन्होंने? समाप्त कर दिया था। ठीक है। हाँ, उनका नाम मेरे ख्याल से अपने शेख हसीना नाम करके हैं, अभी शेख हसीना है। तो वो याद करना आपको थोड़ा। ठीक है, ये तो है अपनी समझने की बात है किस प्रकार 14 अगस्त 1975 को उनको क्या किया गया, मतलब हस्ताक्षर करवाए गए जबरदस्त। और 14-15 अगस्त की मध्य रात को ही उनको क्या कर लिया गया? मार लिया गया, उनकी हत्या कर ली गई। किनकी? शेख मुजीबुर रहमान की। खैर इनकी बात हम करेंगे आगे, और जिक्र करेंगे इनके बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं गुजरात का आंदोलन। गुजरात का छात्र आंदोलन। आंदोलन। देखिए साथियों, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि गुजरात में जो छात्र आंदोलन हुआ वो महंगाई के वृद्धि लेकर हुआ। क्या था कि जो गुजरात में जो छात्र पढ़ रहे थे उनके ऊपर जो खाने पीने की जो वस्तुओं का उसका ऊपर मतलब कर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई थी। दूसरा उनके फीस में कुछ क्या कर दी?
वर्दी कर दी, जिसके कारण गुजरात के जो छात्रों ने, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इस छात्र के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए विपक्षी नेताओं ने अपना एक सुनहरा मौका देखा और उन लोगों ने इनका क्या कर लिया, साथ दे दिया। और इन साथ देने में कांग्रेस ओ के तत्कालीन नेता और इंदिरा गांधी के ध्रुव विरोधी व्यक्ति नाम मोरारजी देसाई ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। और ये आंदोलन वहीं समाप्त नहीं हुआ अपनी मांगों को लेकर भी। आखिरकार ये आंदोलन कहा कि भाई सरकार भ्रष्ट है। कैसे भ्रष्ट है साथियों, आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी के छोटे सुपुत्र नाम है संजीव गांधी। क्या नाम है? संजय गांधी। संजय गांधी पर बड़े तो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी तो कोई दिलचस्प रखते ही नहीं थे राजनीति से, वे तो पायलट थे उस समय। और लेकिन संजय गांधी थे, वो क्या राजनीति से बहुत अच्छी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने क्या किया कि ये उस समय इंग्लैंड थे। कहाँ थे इससे पहले? इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड से वो मतलब यूं जो फैक्ट्रियां होती है, उद्योग होते हैं जो कारों के वगैरह, वहां सीख कर आए थे। और फिर उनको सीखकर फिर भारत में आए। उस समय आपको पता होगा कि उस समय हिंदुस्तान में क्या था, कोई फैक्ट्री खोलना या किसी उद्योग को स्थापित करना बहुत यूं मतलब कठिन कार्य था, इतना यूं सरल कार्य नहीं था। और उस समय फिर इन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि मैं अपनी वो जो मतलब कंपनी खोलना चाहता हूँ जो भी। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या है कि मतलब निविदा जारी की या अधिसूचना जारी की। उसमें मतलब 20 फार्म भरवाए गए। कितने फार्म भरवाए गए? 20। और 20 में से एक फार्म पास हुआ, वो किसका था? अपने संजय गांधी का। और उसी समय संजय संजय गांधी ने गुजरात में, कहाँ? गुजरात में ये जो अपने मारुति सुजुकी है, मारुति कार की क्या खोली, फैक्ट्री खोली पहली बार भारत में। और इससे क्या हो गया, विपक्ष को और मौका मिल गया कि भाई बाकी वाले 20 का नाम, 19 का नाम नहीं आया, संजय गांधी का ही नाम आया। इसलिए सरकार खुद, सरकार तो है लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद ही क्या है, भ्रष्ट है। तो भ्रष्टाचार के आरोप भी इनके ऊपर लगे। और सबसे ज्यादा उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो गुजरात के सीएम पर लगे थे। गुजरात के सीएम, सीएम का मतलब मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम, वो थे चिमन भाई पटेल। क्या नाम था? चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल मतलब को वहां के लोग इतना यहाँ तक कहने लगे थे, चिमन चोर के मतलब यूं नारे लगाने लग गए थे। मतलब इतनी उनके विरोधी वहां गए। तो फिर इन्होंने ज्यों ही मोरारजी देसाई ने इनका नेतृत्व किया। नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने इनका नेतृत्व किया। तो फिर ये पहले तो केवल महंगाई को लेकर ही था और फिर मतलब अपने फीस की वर्दी को कम करने के लिए था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया, ये आंदोलन इसने भ्रष्टाचार का भी, भाई वो उन्होंने कहा कि भाई सरकार भी क्या कर रही है, भ्रष्ट है। तो भ्रष्टाचार का भी थोड़ा सा अपने साथ में रुख ले लिया। और आखिरकार मोरारजी देसाई ने तत्कालीन सरकार को कि भाई इंदिरा गांधी जी को ये धमकी दी कि अगर गुजरात के चुनाव रद्द नहीं करवाए, गुजरात विधानसभा भंग नहीं करवाई, और अगर भंग नहीं करवाई आपने, गुजरात विधानसभा भंग करने का आदेश दिया, और अगर भंग नहीं की गई तो मैं क्या करूंगा, अनिश्चितकालीन क्या दूंगा, धरना दूंगा। तो इससे ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने पहले तो वहां लगाया आपातकाल, लेकिन विधानसभा भंग नहीं की। तो फिर मोरारजी देसाई के दबाव में आकर इंदिरा गांधी जी ने गुजरात विधानसभा क्या कर दी, गुजरात विधानसभा, गुजरात विधानसभा क्या कर दी, भंग कर दी। और गुजरात विधानसभा भंग करने के बाद चुनाव के आदेश किए, नए चुनाव के आदेश। अब देखिए दूसरी और एक और बात थी, गुजरात विधानसभा यूं सरल तरीके से उसमें भंग भी नहीं की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि गुजरात में उस समय जो विधानसभा की सीटें थी वो थी अपने, विधानसभा की सीटें 167, 167, 167 में कांग्रेस की जो सीटें प्राप्त थी चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में, वो 140 थी, 140 के आसपास सीटें थी, पूर्ण बहुमत था उनके पास। लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा दबाव आने के कारण चिमन भाई पटेल से इस्तीफा मांगा गया और गुजरात विधानसभा को क्या किया गया, भंग किया गया। अब गजब की बात तो देखिए साथियों, फिर 10 जून को, 10 जून 1975 को गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात में चुनाव कब हुए? 10 जून 1975 को गुजरात में क्या हुए, चुनाव। और 12 जून को गुजरात विधानसभा का, 12 जून को गुजरात विधानसभा का निर्णय आया।
विधानसभा का क्या आया, विधानसभा चुनाव का निर्णय कब, 12 जून को। और इस निर्णय में 12 जून 1975 को निर्णय आ गया था, और इस निर्णय में क्या हुआ, कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की हार हुई। ठीक है, चिमन भाई पटेल की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई थी, सरकार हार गई थी, और फिर नई सरकार बनी विपक्षी दलों के द्वारा। और इसमें लगभग कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत में नहीं थी। विपक्ष को 87 सीटों के आसपास मिला था, जिसमें विपक्ष क्या था, बहुमत के साथ था। दोनों कर लेना, 167 सीटें थी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, खैर ये तो बात है अपनी है। बाकी कुछ अन्य दलों को भी, या अन्य जो उम्मीदवार थे उनको भी कुछ पार्टियां, मतलब कुछ सीटें मिली थी। तो इस प्रकार ये गुजरात का आंदोलन हुआ। गुजरात का आंदोलन को देखते हुए बिहार में भी आंदोलन हुआ। अब अगली बात करेंगे हम बिहार की। कौन सी, बिहार की। बिहार में आंदोलन होता है, वो भी छात्रों का आंदोलन। किसका होता है, छात्रों का। और छात्रों का बिहार, और बिहार के आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, बिहार के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, वो करते हैं जेपी। जेपी उस समय बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और मतलब जेपी के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब है बिहार छात्र आंदोलन। ये भी 1974 की घटना है, 74 75। ठीक है, बिहार छात्रा, वो वहां भी महंगाई के विरुद्ध छात्रों ने क्या कर दिया, मतलब अपना आंदोलन छेड़ दिया। और इसमें भी विपक्षी लोग सब शामिल हो गए। लेकिन इसमें आंदोलन का नेतृत्व कौन करे, तो फिर नेतृत्व करने की बात की किसे, कि भाई जेपी करेगा। जेपी मतलब जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है। ये जेपी वो नहीं है, ये जेपी नारायण है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इनका नेतृत्व किया। लेकिन नेता उस संदर्भ में किया था, इन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप ये आंदोलन कैसा करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। कैसा आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। लेकिन बाद में ये आंदोलन अहिंसक नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें हिंसाएं होने लग गई थी, लाखों लोग, मतलब हजारों लोग मरे थे, छात्र भी मरे थे, बहुत सारे लोग। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि ये आंदोलन केवल बिहार तक सीमित न रहकर, बिहार तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारत में, कहा, संपूर्ण भारत में इसे फैलाया जाएगा, इसे फैलाया जाएगा। ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में फैलाने की बात कही। जो ही संपूर्ण भारत में फैलाने की बात कही, तो फिर मतलब इंदिरा गांधी को लगा, फिर और फिर इनकी धीरे धीरे मांग हो गई कि बिहार से भी क्या करो, सरकार विधानसभा चुनाव भंग करो। पहले इंदिरा गांधी ने बिहार विधानसभा के चुनाव, मतलब विधानसभा को भंग नहीं किया, और न ही बाद में किया। खैर हुआ क्या, फिर जेपी से बात की इंदिरा गांधी। जेपी इंदिरा गांधी से बहुत ही नजदीकी में थे। जेपी और जेपी की शादी हो रखी थी प्रभावती से। प्रभावती भी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे पहले बधाइयां देने में जय प्रकाश नारायण सबसे आगे थे, या सबसे पहले व्यक्ति थे। तो इतनी मित्रता भी थी, नेहरू से भी अच्छी मित्रता थी। नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में जेपी को जगह देने के लिए आमंत्रण किया था। जेपी विपक्ष समाजवादी पार्टी से थे, फिर भी इनको आमंत्रण दिया था कि आप आ सकते हो मंत्री, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना पद अस्वीकार कर लिया कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। हालांकि ये राजनीति छोड़ चुके थे, इनमें ना, इनको राजनीति से कोई यूं लेना देना नहीं था। लगभग 1956 57 में इन्होंने राजनीति से परित्याग ले लिया था, और अपने आप में क्या कर रहे थे, बस सामाजिक आंदोलन करा रहे थे। कैसे आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। और सामाजिक आंदोलन में भी आपको याद रखना है, सामाजिक आंदोलन। और सामाजिक आंदोलनों में जेपी ने 3 4 आंदोलन, एक भूदान का साथ दिया, भूदान आंदोलन, एक सर्वोदय आंदोलन, जैसे आंदोलनों का इन्होंने क्या दिया, साथ दिया। गरीबों का साथ के लिए मतलब इन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे। तो जेपी जो ही आंदोलन में आए, तो फिर ये सारे के सारे जेपी को लग रहा था कि ना तो भूदान से कुछ हो रहा है, और ना ही सर्वोदय आंदोलन से। फिर इन्होंने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से आया था, ये बिहार से आया था। और किसने दिया था, जयपुर में, कि
यही हमारा संपूर्ण क्रांति ही क्या है, हमारा नारा है। तो ये नारा किसने, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, कहाँ से, बिहार के छात्र आंदोलन से। एक तो महत्वपूर्ण बात है ये, तो संपूर्ण क्रांति का नारा हो गया। इसके साथ ही अभी यहाँ जेपी रुके नहीं, फिर जेपी और इंदिरा गांधी की मीटिंग हुई। इंदिरा गांधी ने कहा कि केवल आपको बिहार से ही समस्या है तो आप कहो तो मैं बिहार विधानसभा भंग कर दूं, लेकिन जेपी ने कहा कि नहीं, हमें बिहार से लेना देना, हमें पूरे भारत से लेना देना है, कि हमें पूरे भारत में सब संपूर्ण क्रांति फैलानी है। फिर इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया, दोनों के मध्य बात बनी नहीं, और आखिरकार जेपी ने एक दिल्ली के रामलीला मैदान में, 1975 की बात है, दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन करवाया। क्या करवाया, रैली का आयोजन। और उसमें एक नारा दिया जो अपने रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है और राष्ट्र कवि के तौर पर भी माने जाते हैं, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली करो, खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, अब जनता तो आई या नहीं आई, लेकिन जनता पार्टी जरूर आ गई थी। आपको पता ही है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी आ गई थी। ये जेपी का नारा था। इसके साथ ही एक जेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, वो हो रही थी 25 जून 1975, वही वहीं। और इस बैठक में जयप्रकाश नारायण ने सेना से, पुलिस से, कर्मचारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि आप भी सरकार का क्या मत दो, सहयोगी मत दो, जिसके कारण सरकार स्वतः ही झुकेगी और सरकार को अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो बात है यहाँ तक। ये है अपना बिहार छात्र आंदोलन। आखिरकार इस आंदोलन को भी सरकार ने क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, मतलब, और इसकी हर जगह सरकार की क्या हुई, आलोचना भी हुई। अब देखिए अगली बात, बात यहाँ तक ही सीमित नहीं होती है, आगे और होती है। आगे है, आती है अपने रेल हड़ताल। कैसी हड़ताल, रेल हड़ताल। रेल हड़ताल, और रेल हड़ताल कब होती है साथियों, रेल हड़ताल, रेल हड़ताल होती है जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, जॉन जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में होती है रेल हड़ताल। कितने दिन, 20 दिन चलती है। कितने दिन, 20 दिन। और कब से, 8 मई से लगा के, मई से 7-8 मई बताया जाता है, 7-8 मई से 27-28 मई तक चलती है। ठीक है, और इसमें भी कोई निर्णय नहीं होता है, अनिर्णायक रहती है ये, अनिर्णायक। ठीक है, कोई निर्णय होता नहीं है, सेना के द्वारा दबाया जाता है, सेना के द्वारा इस हड़ताल को दबाया जाता है, दबाया जाता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो रेल हड़ताल हुई थी, इस रेल हड़ताल में जो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे कर्मचारी, इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांगे थी कि बाकी कर्मचारियों की तरह हमें भी क्या दो, कि पूर्ण जो पेंशन है उसमें भी छूट दो, हमें भी अतिरिक्त सुविधाएं दो। क्या होता था उस समय, आपको पता, जैसे कि अगर पहले क्या होता था कि जो ट्रेन जिस स्टेशन से रवाना हुई है उनका एक रूट क्लियर नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति, वही जो ड्राइवर है या लोको पायलट है, जो वो वही ट्रेन का ड्राइवर, मतलब लोको पायलट वही रहता, उनको छुट्टी तक नहीं मिलती। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई एक दिन की ड्यूटी होती है 8 घंटे, तो हम कभी कभार 2 दिन, कभी कभार 3 दिन लगातार हमें काम करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या दो, अतिरिक्त वेतन दो, या हमें भी क्या करो, 8 घंटे ड्यूटी का कार्य दो। इसके विरुद्ध, मतलब वो अपनी सेवाएं चाहते थे, उन सेवाओं के को लेने के लिए या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जॉर्ज जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में क्या किया, रेल हड़ताल। लेकिन रेल हड़ताल भी क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। एक याद रखना आप, जिस समय आपको पता है मई का महीना, और मई के महीने में नाम आता है पोखरण का, किसका, पोखरण का। और पोखरण का राजस्थान में अपने ये पड़ोसी। ठीक है, और मई याद रखना, 18 मई, जिस समय रेल हड़ताल चल रही थी, 18 मई 1974। कब, 1974 को पहला परमाणु परीक्षण, कौन सा परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण।
और ये परमाणु परीक्षण सफल हो गया, जिसके कारण रेल हड़ताल वाला जो मुख्य मुद्दा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों ने अपनी बातों को छोड़ा नहीं, दबा के रखा इंदिरा गांधी को। अब देखिए, रेल हड़ताल हो गई, बिहार हो गया, अपना केरल हो गया। अगली बात करते हैं हम, वो करेंगे न्यायपालिका भी इंदिरा गांधी के पक्ष में थी, न्यायपालिका भी सरकार के विपक्ष में चल रही थी। न्यायपालिका ने भी सरकार के लिए गए प्रत्येक निर्णयों को क्या किया था, समाप्त कर रही थी न्यायपालिका भी। अब हम बात करेंगे यहाँ दो या तीन मतलब संविधान संशोधनों की। एक है 25वां संविधान संशोधन, 25वां, एक है 26वां, एक 25वां और एक 26वां है। देखिए, इससे पहले तो हम बात करें कि न्यायपालिका और सरकार के मध्य बात, सरकार ने पहली बात रखी कि क्या सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका ने सीधे तरीके से इनकार करते हुए कहा कि न्यायपालिका की सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात कही थी, वो कही थी कि न्यायपालिका को पूछा गया कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। और तीसरा कहा कि क्या संपत्ति के अधिकार को हटाया जा सकता है या संपत्ति के अधिकार को कम करने के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों को ऊपर उठाया जा सकता है। सरकार ने मौलिक अधिकारों की भावना देते हुए इसे भी क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ये सारी की सारी तीनों की तीनों बातें क्या हो गई, निरस्त हो गई। जो ही निरस्त हुई ये तीनों बातें, और ये निरस्त कैसे की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिएगा, नंबर एक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। नंबर दो, वो था पृथ्वी पर से समाप्ति, पृथ्वी पर से समाप्ति। ये दोनों जो है इंदिरा गांधी जी ने कदम उठाए, दोनों कदम, और दोनों को सुप्रीम कोर्ट इन तीनों बातों मतलब मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में बात करते हुए क्या कर दिया, दोनों को समाप्त कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संविधान में दो संविधान संशोधन करवाए लगातार, और वो कौन से, दोनों 71 में, 1971 के हैं। एक 25वां में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, और इसी के साथ ही 26वां था पृथ्वी पर्स को क्या किया, समाप्त करवाया, पृथ्वी पर्स को समाप्त किया इनके माध्यम से। और इन्होंने एक मतलब सुप्रीम को एक संविधान में एक बात लिख दी, क्या बात लिखी, बात ये लिखी थी कि अगर कोई भी अनुच्छेद 39 व ब को ध्यान में रखकर अगर कोई भी सरकार नियम बनाती है या कानून बनाती है, तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन नहीं करेगी, या उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इनको क्या नहीं करेगी, समाप्त नहीं करेगी। तो इन्हीं के आधार पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये काम, मतलब इंदिरा गांधी जी ने अपना काम किया। ये तो है अपने। इससे बाद ही आगे क्या हुआ कि आपको पता होगा, ये बात आते ही आपको याद रखना है कि नवी 9th शेड्यूल, नवी सूची, और संविधान का 9th सूची में क्या, 9th शेड्यूल में, कि ये भूमि से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और आपको पता होगा कि ज्यों ही ये दो पृथ्वी पर्स और 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही एक और संविधान संशोधन किया, 29वां। कौन सा संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन। और 29वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान संशोधन, और ज्यों ही 29वां संविधान संशोधन किया, और 29वां संविधान संशोधन करते ही जो केरल के मठाधीश थे, कौन, केशवानंद, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती की जो जमीन थी वो सारी किसमें डाल दी, 9th शेड्यूल में, और जिसके कारण उनका अधिकार हो गया समाप्त। और फिर केशवानंद भारती कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट, और क्या लिखा है, अपना केस, और मतलब अपनी याचिका दायर की, और वो केस किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। अब देखिए, इस केस को मतलब 13 जजों की बेंच ने, कितने जजों की बेंच ने, 13 जजों की बेंच, ठीक है, जजों की बेंच ने निर्णय दिया, ठीक है, निर्णय दिया। और निर्णय किस प्रकार दिया, 7-6 से, 7 सरकार के पक्ष में और सरकार 6 सरकार के विपक्ष में।
केशवानंद जो भारतीय जिनका केस था, ये खुद तो केस हार गए, लेकिन यहाँ संविधान की बहुत अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो कहा मूल ढांचे वाला विवाद, मूल ढांचे की बात कि संसद सब कुछ कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और इसके साथ ये दोनों अधिकार, ये दोनों संशोधन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी संशोधन किया था। इन तीनों संशोधनों को जायज ठहराया, और जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करके कानूनी अधिकार दे सकती है, ये मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार ये हुआ। उसके बाद देखिए साथियों, बात है 1973 की, ठीक है, 73 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करवाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी थी, और उस नियुक्ति में 3 जो वरिष्ठ जज थे, उन तीनों को छोड़कर चौथे क्रम के जज थे ए एन एन रे, और एन रे को क्या बनाया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एससी का चीफ जस्टिस, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, किसे, एन रे को, ठीक है। कब, 1973 में। और इंदिरा गांधी का समय था। पहले क्या होता था, सबसे बड़ा था वो ही क्या बनता था, मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इंदिरा गांधी जी के जो लोग विपक्ष में थे, जो 3 जज, उनको नहीं बनाया गया, और जिन्होंने पक्ष में फैसला किया वो चौथे क्रम, तीसरे क्रम के थे, क्या नाम है, ए एन रे, और ए एन रे को क्या बना दिया, देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो यही कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, तो विपक्षियों को ये भी एक बात खलती है। अब देखिए, अब हम वापस चलते हैं 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने जहां से चुनाव लड़ा, वहां उन इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विपक्ष में सामने चुनाव लड़ रहे थे, राजनारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या कर दिया, याचिका दायर कर दी, एफआईआर दायर कर दी कि इन्होंने गलत तरीके से मतलब चुनाव जीता है। और बताया जाता है उस समय इंदिरा गांधी 1 लाख वोटों से जीती थी। कितने वोटों से, 1 लाख वोटों से। और अमूमन ये होता ही है कि जो व्यक्ति हारता है तो कुछ तो मान लेते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं इन्होंने तो क्या की है, धोखाधड़ी। जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेपी 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो विपक्ष दलों ने उस समय भी कहा था कि ईवीएम में क्या हुई है, धोखाधड़ी। खैर ऐसा देखने को नहीं मिला। हमें राजनीति के संदर्भ में नहीं पढ़ना है, लेकिन राजनीति को समझना जरूर है। अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे तो 1971 में इंदिरा गांधी के, देखो उसमें 12 बातें लिखी गई, मतलब 12 बातों के जरिए उन्होंने कहा कि इन्होंने 12 बातों का उल्लंघन किया इंदिरा गांधी ने। और ये केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कौन से हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था, और इस केस का फैसला आया था 12 जून को। याद रखना, एक और पीछे 12 जून था। 12 जून ही इंदिरा गांधी के लिए सबसे खतरनाक दिन था, सबसे बुरा दिन था, 12 जून 1975 का दिन, ठीक है, हाई कोर्ट। और केस करने वाला कौन है, इंदिरा गांधी के सामने कौन था उम्मीदवार, इंदिरा गांधी, और सामने थे वर्सेज राजनारायण, ठीक है। और जो फैसला सुनाने वाले जस्टिस हैं, फैसला सुनाने वाले जस्टिस, एक तो राजनारायण, और एक इनके साथ में जो फैसला सुना रहे थे, उन जस्टिस का आपके नाम था, वो था जगमोहन लाल सिन्हा। न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश जगमोहन लाल लाल सिन्हा। न्यायाधीश कौन, जगमोहन लाल सिन्हा। देखिए साथियों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है अब, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं मैं, और लगभग कि उस समय देश के पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनको कोर्ट में क्या किया, उपस्थित किया, और कोर्ट से सवाल पूछे गए, कोर्ट मतलब दोनों पार्टियों से सवाल पूछे गए। और इसी दिन 12 जून को ही फैसला आया, और फैसला इंदिरा गांधी के क्या आया, विरुद्ध आया। विरुद्ध क्या था, इसमें 12 में से 2 तो, मतलब 10 को तो रद्द कर दिया, सही ठहराया, लेकिन 2 बातें थी। एक तो इंदिरा गांधी ने जो एक रैली को संबोधित किया, उसमें सरकारी कर्मचारियों का सहयोग रहा, साथ रहा, सरकारी खर्चे पैसे का उपयोग किया। और दूसरा, जो उनके चुनाव प्रचार के समय उनके अधिकारी थे,
वे अपना इस्तीफा बाद में दिया, मतलब चुनाव के सलाहकार थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया 12 को और वे काम करने लगे थे 9 जून को। तो ये यहाँ एक समस्या हुई थी, नहीं 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को 1971 की बात है और 12 जून को उनका इस्तीफा क्या किया, स्वीकार किया गया। तो ये दोनों, क्योंकि सरकारी ये थे, आईएएस अधिकारी थे, तो इन बातों को, एक तो आईएएस अधिकारी मतलब प्रचार करने में शामिल पहले हो गए, लेकिन इस्तीफा बाद में दिया। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, मतलब हाई कोर्ट ने, और दूसरा कि इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी पैसे का प्रयोग किया, सरकारी रुपए का प्रयोग, ठीक है। ये दो बातें हैं, और इन दो बातों के तहत क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने से दूर बाहर कर दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने साल तक लड़ सकता? देखिए, ये 6 साल वाला मामला है। तो 12 जून 1975 को न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका चुनाव क्या किया जाता है, रद्द, चुनाव रद्द किया जाता है, और इनके चुनाव को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसके साथ इनके प्रधानमंत्री पद भी क्या हो गया, लमसम समाप्त हो गया, क्योंकि इनका खुद का चुनाव भी रद्द हो गया तो प्रधानमंत्री पद भी समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने वापस, फिर इन्होंने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना चाहते हो तो याचिका लगा सकते हो। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में गए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उसमें मतलब छुट्टियां चल रही थी, वैकेशन चल रहे थे, और उसी वैकेशन के दौरान एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वी आर कृष्ण अय्यर। सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज वी आर कृष्ण अय्यर। और ये वी आर कृष्ण अय्यर कौन थे भाई? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था, 1957 में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, केरल में नंबूदरी-पाद के नेतृत्व में। और 1959 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा कौन, इंदिरा गांधी, कौन, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 1 साल के लिए उस समय बनी थी अध्यक्ष। इंदिरा गांधी ने नेहरू से कहलवा कर क्या कर दिया, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया, 356 का प्रयोग, पहली बार गलत तरीके से। और इसके साथ ही जिस समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में किया गया था, उस समय केरल के क्या थे ये, विधि मंत्री, क्या थे, विधि मंत्री। लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किसका था, इंदिरा गांधी इनको लेकर आए थे। ये बहुत ही मतलब ईमानदारी युक्त व्यक्ति थे। तो फिर इन्होंने फैसला सुनाया वापस। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए तो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती, लेकिन लोकसभा में कार्रवाई में भाग नहीं लेगी, लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। और उन्होंने कहा कि ये मैं निर्णय नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब तक वापस कोर्ट में जज बैठेंगे तब तक के लिए मैं एक अंतरिम राहत प्रदान करता हूँ। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आगे की बातें वो सारी की सारी है वो कौन करेंगे, आगे जिस समय कमेटी बैठेगी, मतलब जज बैठेंगे, वैकेशन ज्यों ही कुल छुट्टियां पूरी हो जाएगी उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो ये मतलब वी आर कृष्ण अय्यर ने थोड़ा बहुत तो इंदिरा गांधी को क्या दे दिया, मतलब यूं छूट दे दी। इंदिरा गांधी को धीरे धीरे मौका मिलने लग गया था, ठीक है, यहीं से। अब फिर और एक 12 जून की घटना, और 12 जून 1975, घटना क्या 12 जून 1975 की, वो घटना है आपके 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के एक सलाहकार जिनका नाम है डीपी धर, क्या नाम है, डीपी धर। एक है पीएन अक्षर, अक्षर, और एक है पीएन धर, और एक है डीपी धर। इसके साथ ही दो और हैं। ये पांचों, तीन तो ये है, दो के नाम मुझे याद नहीं। ये पांचों के पांचों कहाँ से थे, ये जम्मू कश्मीर के पंडित थे। कहाँ के, जम्मू कश्मीर के पंडित थे। तो मतलब यूं ये पांचों इंदिरा गांधी के क्या थे, सलाहकार थे। और सबसे पहली बार पीएमओ का गठन किया था शास्त्री जी ने, जो आज हमारा पीएमओ है, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए। उनका गठन किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। और इन्हीं पीएमओ को आगे बढ़ाने का काम किसका, इंदिरा गांधी का। तो 12 जून 1975 को डीपी धर की क्या हो गई, मौत हो गई। इंदिरा गांधी जी खुद वहां गए थे,
देखने के लिए, लेकिन वास्तविकता वही थी। सुबह 9 बजे के आसपास इंदिरा गांधी के पास सूचना आई कि डीपी धर की क्या हो गई, डेथ हो गई। नंबर 2, फिर दिन के लगभग 11-12 बजे उस समय सूचना आई थी, क्या सूचना आई थी कि इंदिरा गांधी जी जो है कांग्रेस पार्टी है वो गुजरात विधानसभा चुनाव हार गई है। और नंबर 3, तीसरी वही सूचना 12 जून 1975 को क्या सूचना आई थी कि इंदिरा गांधी का चुनाव क्या कर दिया जाता है, रद्द। और ये कौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूचनाएं दी। इस प्रकार इंदिरा गांधी के समय का या जीवन काल का सबसे बुरा दिन अगर 12 जून को कहे तो भी यूं इतना बुरा नहीं होगा। अब देखो साथियों, यहाँ से अब बातें पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी के विपक्ष में हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के सामने कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी के मन में आ रहा था क्या मैं इस्तीफा दूं या क्या करूं क्या नहीं करूं। और इसी समय जेपी ने एक और बड़ा यूं घोषणा कर दी थी कि 25 को, कब, 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर रहे हैं और उस रैली में इंदिरा गांधी को क्या इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मतलब ये इतनी और अनिश्चित काल के धरने के लिए बैठ रहे हैं। उन्होंने समय दिया था 29 जून तक का, कि भाई 29 जून तक का इंदिरा गांधी जी को समय। इससे एक दिन पहले 23 जून को इंदिरा गांधी जी ने खुद की अपनी मतलब दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करवाई और उसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मेरे हाथ से, मतलब लोकतंत्र की रक्षा करो, इनके दबाव के कारण मैं कोई काम नहीं कर पा रही, जिसके कारण गरीबी हटाओ का मेरा नारा है वो सफल नहीं हो रहा, अब सब आपके हाथ में है। मतलब यूं लोगों को इंदिरा गांधी जी बड़े इमोशनल तरीके से कह रही थी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो ये बात, अब देखो ज्यों ही इन्होंने 25 जून को जेपी जयप्रकाश नारायण ने कहा, सेना से इन सब से बात कही कि भाई के आप सब क्या करो, सरकार के विरुद्ध हो जाओ, सरकार का साथ ही मत दो तो सरकार स्वतः ही अपना काम क्या कर देगी, बंद कर देगी, सरकार चल ही नहीं पाएगी, मजबूरी में इंदिरा गांधी को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। तो इस समय इस बात को लेकर, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये सारा का सारा माहौल पहले बना दिया था राष्ट्रीय आपातकाल का, लेकिन फिर भी मुख्य इंदिरा गांधी जी को ये बात चल गई। लेकिन हुआ क्या था, उस समय आपातकाल चल रहे थे। एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय आपातकाल लगाया गया था, वो भी आपातकाल 71 में समाप्त किया। और 1971 में वापस युद्ध के समय वो आपातकाल शुरू था 352 के तहत, वो आपातकाल चल रहा था। तो कुछ ने तो कहा मैडम आपातकाल चल ही रहा है तो आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा 352 का 3 क्या कह रहा है, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या करें कि आपातकाल लगाए। ये सारा का सारा एक बार प्रधानमंत्री जो इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगर जीवनी लिखने वाली है, उन्होंने लिखा है कि एक बार इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे, लेकिन इनके सलाहकार जो पीएन अक्षर है, कौन, उन्होंने कहा मैडम इस्तीफा मत दो। तो उन्होंने कहा कि देश में एक और है ना आर्टिकल 352। और उस समय, उससे कुछ समय पहले पीएन अक्षर मतलब चले गए थे। फिर उसके बाद मतलब रिटायरमेंट हो गए थे उनका जो सचिव सेक्रेटरी के पद से। फिर आए डीपी धर, कौन आए, टीपी नहीं, डीएन धर, कौन थे, डीएन धर। और डीएन धर ने कहा कि मैडम ऐसा मत करो। तो डीएन धर ने 25 जून की सुबह सुबह मतलब यूं एक रोचक ढंग से संविधान पढ़ने की नौटंकी की कि भाई हम फटाफट संविधान पढ़ ले रहे, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आंतरिक अशांति लिखा गया है, जिसके तहत हम क्या कर दें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दें। लेकिन हालांकि बातें तो सारी की सारी लंबे प्रोसेस से पहले ही हो चुकी थी, ये आलोचकों का कहना है। और इतने हम भी समझते हैं कि इसके संदर्भ में बात तो पहले ही हो चुकी थी। और उससे पहले हमने अभी पहले पढ़ा था शेख मुजीबुर रहमान के साथ किस प्रकार आपातकाल लगाने पर उनके साथ जो हत्याएं हुई थी। और ज्यों ही शेख मुजीबुर रहमान की रहमान का निधन हुआ, निधन के बाद इंदिरा गांधी को भी भय होने लगा था। इंदिरा गांधी कहाँ रह रही है ये केवल या तो पीएन अक्सर को पता और या फिर उनके बेटे संजय गांधी को पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि वो कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि उनके मन में भी क्या पैदा हो गया था, भय पैदा हो गया। अब देखिए साथियों, तो अब इंदिरा गांधी ने मतलब अपने डीएन धर को भेजा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। तो डीएन धर जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेजा राष्ट्रपति के पास। तो उन्होंने भी कहा कि मैं, राष्ट्रपति जी इतने बड़े पद के मैं नहीं जा सकता। तो फिर इंदिरा गांधी जी खुद और जो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दोनों गए और राष्ट्रपति जी को कहा कि भाई हमने सारा का सारा मतलब जो भी था सब देख लिया, अब एक ही अंतिम पड़ाव है और वो पड़ाव है देश में आपातकाल। आपातकाल तो राष्ट्रपति जी ने कहा, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 में ही इनका चुनाव होता है।
तो उन्होंने कहा कि बाकी कोई उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं है, अंतिम रास्ता यही है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने कहा क्या कैबिनेट से? तो उन्होंने कहा कैबिनेट से पूछा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कैबिनेट को भी पूछ लूँगी। हालाँकि उस समय पूछा नहीं। तो तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने कहा, बड़े ही विनम्र आदमी थे। उन्होंने कहा कि तो ठीक है फिर बचने का या बचने का एक ही रास्ता है तो फिर मैं स्वीकार कर लूँगा। तो फिर हुआ मतलब पूरा का पूरा मैटर तैयार किया गया और फिर रात को 10 बजे के आसपास डीएन धर लेके गए, क्या लेके गए? आपातकाल का जो एजेंडा तैयार किया गया था, आपातकाल की घोषणा को लेके गए और उनके ऊपर राष्ट्रपति जी ने 25 जून की मध्य रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हस्ताक्षर करके तुरंत प्रभाव से आपातकाल की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और इसी सुबह 26 जून की सुबह 6 बजे 26 जून 1975 सुबह 6 बजे कब? 6 बजे मंत्रियों को सूचित किया। सभी मंत्री तो वहाँ थे नहीं लेकिन 8 मंत्री वहाँ थे। 8 मंत्री आए और इंदिरा गांधी ने सुना दिया कि बाकी हमारे सामने कोई चारा नहीं है, बस एक लास्ट ही यही जुगाड़ था और हमने तो क्या जुगाड़ बना लिया। किसी भी मंत्री के इंदिरा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको पता होगा तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष ने 1974 में कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये भी बातें थोड़ी सी याद रखनी है। तो उसके बाद पूरे देश में और जिस दिन मध्य रात को लगा था, एक व्यक्ति ने पूछा था 8 मंत्रियों में से कि मैडम कि जो इनकी गिरफ्तारी की जा रही है रातों रात ये किसके तहत? तो फिर मैडम ने कहा था MISA मीसा से की जा रही है। और कुछ लोगों ने तो मीसा का फुल फॉर्म ही इंदिरा संजय एक्ट कह दिया था। मतलब ये मजाक की बात है, वास्तविकता में वर्तमान में मीसा नहीं है क्योंकि 1989 में नहीं 79 में मीसा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कोफेकोसा और मीसा दोनों एक्ट के मध्य इनकी क्या की जा रही थी? गिरफ्तारी। और अब ज्यों ही 25 जून की मध्य रात्रि को ये लागू हुआ। लागू होने के तुरंत बाद लोगों को मोरारजी देसाई को और अपने एक जेपी नारायण को नहीं हाँ जेपी को इन सबको बड़े-बड़े नेता थे जो इनके विरोध में थे इंदिरा गांधी को, उन सबको क्या कर दिया कि हरियाणा में ले जाकर बंद कर दिया गया। एक मतलब यूँ इतना जेलों में तो बंद नहीं किया लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि क्या हमें इतने लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ेगा। बाद में जेपी की तबीयत भी ठीक नहीं मतलब बिगड़ जाती है। सरकार बुरी तरीके से फँस जाती है उस समय। अगर जेपी का निधन हो जाता सरकार के मतलब एक में आत्मा हाथ में आ सकती थी, इतनी समस्या थी। लेकिन बाल-बाल बच गए जेपी एक बार ठीक हो गए थे। तो ये भी बात थोड़ी याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों? अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, किस प्रकार के निर्णय आते हैं और एक याद रखना जो लालू प्रसाद है, लालू प्रसाद यादव, उन उनको मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी उसी रात जन्मी थी उनकी बेटी, इसीलिए उनका नाम दिया मीसा और वर्तमान में मीसा सांसद है। ठीक है? मीसा यादव। चलिए साथियों, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया होगा अपना, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने में और थोड़ा समझाने में देरी तो ज़रूर लगती है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई, तो थोड़ा उसे रोक के, क्लिक करके और मतलब एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप चाय-पानी करना चाहते हैं, तो वो कर लीजिए और उसके बाद 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखोगे, तो आखिरकार ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक तो हम आपातकाल तक पहुँचे हैं, आपातकाल के आगे की क्या स्थिति होगी, वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। नमस्कार।